पीएम मोदी के रूस दौरे से जगी उम्मीद अब टूटती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की उम्मीदें अब साथ छोड़ रही हैं। जंग के मैदान में कब मौत से सामना हो जाए, इस बात की चिंता परिवार वालों को भी सता रही है। इसी बीच आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने उन परिवारों से मुलाकात की है जिनके बच्चे आज की तारीख में युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं या फिर एजेंट्स की साजिश के चलते शहीद हो चुके हैं, ताकि ये समझा जा सके कि नौबत आई ही क्यों। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, इन युवाओं को अपना देश छोड़कर विदेश जाना ही क्यों पड़ा। इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी फंसे हुए हैं, कृपया करके उनको भी निकाल दिया जाए। कोई रशिया में, कोई यूक्रेन में है। पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में किए गए रूस के दौरे के दौरान ये चर्चा शुरू हुई कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष रूसी सेना में जबरन भारतीयों को भर्ती करने का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि जल्द ही रूसी सरकार ऐसे भारतीय युवाओं को इंडिया वापस भेजेगा। पर एक बार फिर पीएम मोदी के दौरे से जगी उम्मीद निराशा में बदलने लगी है। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने पंजाब और हरियाणा के कुछ ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनके बच्चे फर्जी एजेंटों की साजिश के चलते आज की तारीख में रूस में फंसे हुए हैं। ये है गुरदासपुर जिले के डेरीवाल किरण गांव में रहने वाले गगनदीप सिंह के पिता बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह ने रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की स्थिति के बारे में क्या बताया, आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेरीवाल किरण गांव के बलविंदर सिंह, जिनका बेटा गगनदीप सिंह दिसंबर को रूस के लिए निकला था, लेकिन वो घर नहीं लौटा। बाद में पता चला कि वो रूस की सेना में उसको जबरन भर्ती कर लिया गया है। बेटे से आपकी क्या बातचीत हुई? बेटा वहाँ पे कैसा, जब बातचीत हुई थी, बेटे का मूड कैसा था? वो घबराया हुआ था या फिर कैसा था? क्या बोला था बेटे ने आपसे? बच्चा बहुत घबराया। बच्चा बोलता था, कई बच्चे रोते भी है, तो बच्चा घबराया हुआ था। तो कहता था कि उधर खाने के लिए भी जो मीट ही देते हैं, जितना चिर तो रशिया में रहे तो फिर हो सकता उधर को मुर्गे का मीट होगा, लेकिन जब यूक्रेन में चले गए उसे पता नहीं कस का मीट है, क्या खिलाते हैं, बस मीट चावल ही खाते हैं। तो बच्चे नहीं खाते कि बच्चे ने और को अपने कोलों कोई और वगैरह चीज़ बना लेंदे, मकरोनी बना लेंदे ने, कुछ बना के खा लेते, पर बड़े परेशान है बच्चे। तो यही कहते ने कि तुसी कोई ना कोई उपराला करो, इंडिया में किसी मंत्री के नाल संपर्क करो तो हमारे को इधर से छुड़ा लो। कुछ ऐसी ही आप बीती अमृतसर के रहने वाले परमिंदर कौर की है। परमिंदर के पति तेजपाल थाईलैंड से होते हुए मॉस्को गए थे, जहां धोखे से उन्हें रूसी सेना में भर्ती कराया गया। हालात ये हैं कि दो देशों की जंग ने परमिंदर से उनका सुहाग छीन लिया। रूस की सेना में जबरन भर्ती किए गए पंजाब और हरियाणा के उन युवकों में तेजपाल भी शामिल थे, जो अमृतसर के पालम बिहार के रहने वाले थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि रूस की सेनाओं के साथ काम करते हुए यूक्रेन की सेना की तरफ से जब हमला बोला गया तो उसमें उनकी जान चली गई। इस वक्त हम लोग उनके घर के बाहर मौजूद हैं, अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि उनके परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि ये एक ऐसा वाकया है कि जब पंजाब का एक युवक अपने देश के लिए शहीद होने के बजाय किसी दूसरे देश यानी विदेश में जाकर आर्मी में भर्ती होता है और वहाँ उस देश की दुश्मन सेना के साथ लड़ते लड़ते वो अपनी जान गंवा देता है। ये उनका घर है। देखिए, बहुत ज़्यादातर जो युवक हैं वो गरीब घरों के हैं और एक पूरे परिवार ने कितनी मेहनत करके अपना घर का जो जमा पूंजी थी उसको खर्च करके उनको विदेश भेजा होगा। पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले उनकी पत्नी बैठी हैं, परमिंदर कौर इनका नाम है, उनके दादाजी हैं और ये उनके चाचा हैं, इनके चाची हैं और उनकी माताजी हैं। हम बात करेंगे परमिंदर कौर जी से कि आखिर वो क्यों मजबूर हुए एक विदेश में जाकर वहाँ की सेना में भर्ती होने के लिए। परमिंदर जी, तेजपाल और आपके विवाह को कितने साल हो गए थे, कितने बच्चे हैं और कैसी ऐसी स्थिति आन पड़ी कि उनको रूस में जाकर वहाँ की सेना में भर्ती होना पड़ा? हाँ जी सर, मेरी शादी 2017 में हुई थी तेजपाल के साथ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है 6 साल का, बेटी 3 साल की है।
जहाँ पे उन्होंने जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आर्मी में, अदर्स जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी ट्राई किया था, ज्वाइन करना चाहती थी आर्मी, लेकिन जॉब्स ना मिलने की वजह से फिर उन्होंने बाहर रशियन आर्मी ज्वाइन की थी। ये उनके परिवार के सदस्य बैठे हैं। आप देखिए, उनकी पत्नी तो पत्नी, साथ में उनकी माता है, सबकी आंखों में आंसू हैं। उनके दूसरे रिश्तेदार हैं, उनके दादाजी हैं। कितनी मुश्किल से तेजपाल को यहाँ से भेजा गया था। घर के पास जो जमा पूंजी थी उसको खर्च करने के बावजूद, लेकिन वो वहाँ पर कह लीजिए दूसरे देश के लिए शहीद हो गए। पंजाब के साथ साथ हरियाणा के भी कई सारे युवा रूस यूक्रेन की जंग में रोज मौत को चकमा दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है करनाल के सांभली का रहने वाला हर्ष कुमार, जिसकी उम्र महज 23 साल है। हर्ष के माता पिता सुमन और सुरेश कुमार के मुताबिक पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बावजूद रूसी अधिकारी उनके बच्चों को इंडिया वापस भेजने की बजाय जंग में ढकेल रहे हैं। हम लोग करनाल के शामली गांव में मौजूद हैं और शामली गांव पिछले 6 महीनों से चर्चाओं में है, क्योंकि शामली गांव का हर्ष कुमार इस वक्त रूस की सेना के कब्जे में है। कथित तौर पर उसे पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद रूस की सेना ने उसे ट्रेनिंग देकर हेल्पर के तौर पर इस्तेमाल किया। परिवार बेहद दुखी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभी हालिया सोवियत यानी रूस का दौरा था, और जब पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस मामले को उठाया था। उसके बाद परिवार आशावान है कि अब जल्द ही हरियाणा के जो भी जितने भी युवक हैं सकुशल घर लौट पाएंगे। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हर्ष कुमार के माता पिता के साथ। मेरे बाईं ओर सुमन जी हैं जो उनकी माता हैं, और दाईं ओर सुरेश जी हैं जो उनके पिता हैं। सबसे पहले माता से ही बात करेंगे क्योंकि माता बेहद चिंतित है। सुमन जी, ये बताइए कि बेटा कब यहाँ से रूस गया था, क्या कह कर गया था, और उसके बाद क्या क्या हुआ? हर्ष रूस को दिसंबर में गया था जी। 23 दिसंबर को घर से निकले था जी। वो घूमने के लिए गया था, कह रहा था मम्मी मैं घूम आऊँ। मैं उसको बाहर जाने की थी जी कि मेरा वीज़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मम्मी मैं आसानी से बाहर चला जाऊँगा। और देखो भाई घर में दिक्कत तो है, यहाँ कोई काम नहीं है, थोड़े परेशानी में ही थे, इस वजह तो घूमने चले गए थे। 1-1.5 महीना तो पूरा खूब घूमा फिरा जी वहाँ से, जब तक उसका वीज़ा तो बकाया ही था, अभी वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था। पता नहीं किस तरह किस एजेंट ने उनको बकाया, कैसे बकाया, तो उनको बेलारूस के लिए ले गए। बेलारूस जाने के बाद उनको नहीं ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया गया, जंगल की उस तरफ छोड़ दिया गया कि वहाँ तो उन्होंने कोई दिखा ही नहीं बच्चों ने कुछ भी, हम कहाँ जाएं। पैसों का जो पैसों मांगने लगे जी, पैसे उनसे, उन पैसे को नहीं थे उन पर बच्चे पर जी। तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और बोल दिया गया कि या तो 10 साल की सज़ा काटो या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो हमारे साथ, 1 साल की आर्मी में भर्ती हो जाओ। हर्ष हरियाणा से अकेले नहीं हैं जिन्हें रूसी सेना के लिए काम करने का झांसा दिया गया। कैथल जिले के रवि, बलदेव, राजेंद्र, साहिल और मनदीप जैसे कई युवा आज की तारीख में इस दलदल में फंसे हुए हैं। कैथल के मटौर गांव से जिन 6 युवकों ने देश छोड़ा था और रोजी रोटी की तलाश में रशियन आर्मी में भर्ती हुए थे, उनमें से एक रवि है, 22-23 साल उसकी उम्र है। ये रवि है और इस तस्वीर को पकड़े हुए हैं उनकी बुआ राजबाला। और रवि के साथ जो युवक है उसके बारे में परिवार बता रहा है कि अब यहाँ पे नहीं है वो, और जीवित भी नहीं है। और रवि ने पिछले 4 महीने से परिवार के साथ बातचीत नहीं की है। आखिर समय में बातचीत 4 महीने पहले हुई थी, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है। राजबाला जी, आपने जो तस्वीर पकड़ रखी है उसमें कौन कौन लोग हैं, बताएंगे आप? कौन कौन तो भी 8-16 बच्चे, कई बच्चे बता रहे हैं भी गए हैं। अच्छा। उनमें तो जैसे कैंटर में चढ़े हैं। अच्छा। तो 3 बच्चे तो कूद गए ऊपर तय, वो डया। अच्छा। तो यूँ कह भी 2 मैं रह गए, एक रवि बता मैं भी, बाकी मेरा नहीं। ये तो गुजर गया, ये तो पंजाब का है। अच्छा। जो मारा गांव के हैं वो रवि तो पीछे हैं, वो रवि तो 1000 किलोमीटर आगे लेके जा लिए थे। उती तो नहीं पता मैं कौन सी जगह ले रखा हूँ। तो इनको एजेंट ने बताया था कि आपको रशियन आर्मी में भर्ती करेंगे? कुछ नहीं बताया। ट्रांसपोर्ट का काम करवाया था यहाँ तक, तो भी अपना गाड़ी लोडिंग करवानी पड़ेगी और कोई नहीं। भी 4 महीने की तेरी ट्रेनिंग है, 8 महीने में पक्का हो जाएगा, तुम 8 महीने के बाद इतना रसिया में काट जाएंगे। जट ने ये बात कही है। और यानी 2 महीने भी रसिया में, 2 महीने तो पहले हो चकली आ गए।
राजवीर की बुआ हमें बता रही हैं कि एजेंट ने ये कहा था कि 2 महीने के बाद उनको पक्की नौकरी मिल जाएगी और नौकरी भी होगी ट्रांसपोर्टर की, लेकिन बजाय ट्रांसपोर्टर की नौकरी के उनको रशियन आर्मी में भर्ती कर दिया गया। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल की ग्राउंड रिपोर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद जानकारी से एक बात तो साफ हो गई है कि ज्यादातर भारतीय नौकरी और पैसे की लालच में फंसकर इस हालात में पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन युवाओं ने अपने देश में नौकरी की तलाश क्यों नहीं की? क्या समाज में पैसा कमाने के लिए विदेश जाना और एनआरआई का टैग हासिल करना एक स्टेटस सिंबल है? ऐसे यूथ जो फिर उस तरफ जाके लड़ने के लिए तैयार हैं, जो जब चले गए, जब वो जाने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए वहाँ तैयार हैं, तो उसका कारण ये है कि ये अब अपने देश में अगर अपॉर्चुनिटी थी है तो उनके पास क्या है? अब उनको तो कहेगा कोई अपना इजराइल में भी जाके आर्मी में वो करेगा, वो चले जाएंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अपने देश में नहीं है। देश के अन्य राज्यों की तरह पंजाब में भी बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर है। नौकरी की तलाश में युवा विदेश भाग रहे हैं क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी रोजगार के मुद्दे पर कुछ खास मदद नहीं कर रही। पंजाब में बेरोजगारी का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में 20,75,978 से ज्यादा अधिक बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। असल में बेरोजगारों की संख्या इससे कई अधिक हो सकती है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। हरियाणा और पंजाब के कई बेरोजगार युवक इस वक्त रूस की सेना में हैं और उनको कथित तौर पर जबरन भर्ती किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री और एनआरआई अफेयर्स मामलों के मंत्री भी कुलदीप सिंह धालीवाल जी। धालीवाल जी, सत श्री अकाल। धालीवाल जी, आप बहुत कुछ परिवारों से अभी मिले भी हैं। सर, कुछ पता चला कितने जो युवक हैं वो पंजाब के हैं? नहीं, ये पूरा करेक्ट फिगर तो नहीं मिले, पर मैं बहुत सारे परिवारों को मिला था जो हमारे पास आते हैं। पता तो फिर ही चलता जब लोग बताते। तो कुछ लोगों का तो पहले आज से 3-4 महीने पहले मसला हल कर दिया, हम वो पीछे आगे थे। बट जो हमारे पास रिपोर्ट है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यूक्रेन वाले बॉर्डर पे जहाँ पे वार चल रही है तो उन लोगों को सबसे आगे भेज दिया जाता है। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया गए थे, तो मैं न्यूज़ सुन रहा था, पढ़ रहा था कि उन्होंने रशियन राष्ट्रपति के साथ जो मुद्दा जो उठाया और रशियन राष्ट्रपति जी ने मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को जो विश्वास दिया कि हम इनका ख्याल रखेंगे और इनको वापस भेज देंगे। पर अभी भी वापस भेजने की बजाय, क्योंकि 1 वीक हो गया, तो अभी भी उन बच्चों को जहां वो पहला था सगों उससे आगे। कल मेरी के परिवार से बात हुई तो उन्होंने बोला कि बच्चे तो आगे वो ले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत रशिया गवर्नमेंट का बहुत नीवे लेवल का ये काम है। ये थे कुलदीप धालीवाल जो कह रहे थे कि कई परिवार उनके संपर्क में हैं। उनकी टोटल कितने इस तरह के युवक हैं जो इस वक्त रूस की आर्मी में जबरन जिनको भर्ती किया गया उनको मालूम नहीं है। अभी सरकार के समक्ष जो भी ध्यान में आए हैं उसका मामला केंद्र सरकार से भी उठाया गया है और इसमें बड़ी बात सामने ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरवेंशन के बावजूद भी पंजाब और हरियाणा और दूसरे प्रांतों के जो युवक हैं जिनको जबरन भर्ती किया गया है उनको अभी भी फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। कई युवक घायल भी हैं, कई अपनी जान गंवा चुके हैं। तो पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से अपील की है कि एक बार फिर से रूस की सरकार के समक्ष इस मामले को उठाकर भारत उन युवाओं को लाया जाए। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी के हरियाणा में अकेले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। भगवंत मान के इस ऐलान से इंडिया गठबंधन को भी तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी का दावा यह है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रही है। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका।
इंडिया गठबंधन से अलग हुई आप। 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने जहां तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी इस सियासी दंगल में धमाकेदार एंट्री मार दी है। दरअसल हरियाणा में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा किया। एक बहुत अच्छी हाजिरी लोकतंत्र के सभी संस्थाओं में हमारी है, तो आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। सब तो पहला सीएम मान ने इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए नया नारा भी दिया है और कहा कि इस नारे के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में इंडी गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा था। प्रदेश की 10 सीटों में से 9 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कुरुक्षेत्र की इकलौती सीट से आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा था। नतीजों में कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि अन्य सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। चूँकि हरियाणा का बॉर्डर दिल्ली और पंजाब दोनों से सटा है और दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता हासिल की थी। ऐसे में अब उसे ये लग रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसे इसका फायदा हो सकता है। देखिए, रणनीति बड़ी सीधी सरल है। जनता यहाँ की बहुत त्रस्त है। सभी पार्टियों को बार बार मौका दिया है और सभी पार्टियों ने बार बार धोखा दिया है जनता को। जनता के पास एक ऑप्शन अरविंद केजरीवाल के रूप में है, जो यहीं से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के बेटे हैं वो। और हरियाणा के इसी बेटे ने दिल्ली में और पंजाब में बहुत अच्छे काम किए। तो बदलाव चाहती है जनता, और बदलाव लाने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम, योग्य, ट्राइड टेस्टेड है, वो है केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल जी का ताल्लुक हरियाणा से है। इसी धरती के वो लाल हैं। पूरे देश की राजनीति में उन्होंने जो करिश्मा करके दिखाया है 10 सालों के अंदर, वो अपने आप में अद्भुत है, अनुकरणीय है। एक ऐसा सरकार चलाने का मॉडल दिल्ली में दिया है केजरीवाल साहब ने, जिसको अब हरियाणा लाना चाहता है। और इसलिए हमने नारा दिया है, अब बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी 20 जुलाई को हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी करेगी। इस मौके पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेंगी। वहीं हरियाणा में अब तक मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता था, पर अब आम आदमी पार्टी के इस ऐलान से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता ने भगवंत मान के ऐलान के बाद क्या कहा, जरा देखिए। आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, बड़ी अनाउंसमेंट आज की गई आपकी तरफ से, आप अकेले चुनाव लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी हरियाणा में, तो क्या ये इंडिया ब्लॉक के लिए लास्ट ब्लो मानेंगे आप इसको, क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी कैडर बेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा के सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, हर बूथ पे तैयारी कर रही है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है कि हम मजबूती के साथ ये चुनाव के लड़ेंगे। गुप्ता जी, हुड्डा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई बेस ही नहीं है हरियाणा में, तो उनके साथ अलायंस क्यों करना है? देखिए, सारी पार्टियां दूसरी पार्टियों के लिए ऐसे भाषा बोलती रहती है।
परंतु जब चुनाव होगा तो चीज़ें सबको मालूम होगी कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के दोनों तरफ सरकार बनाई हुई है, पंजाब में भी सरकार बनाई हुई है, दिल्ली में भी सरकार बनाई है। दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई है, पंजाब में भारी बहुमत आया, हरियाणा के दोनों तरफ ये बॉर्डर लगते हैं। तो एक परिवर्तन हरियाणा की जनता मांग रही है, हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल को मांग रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ रही है तो उसका नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा होगा। देखिए, मुझे नहीं पता किसको नुकसान के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं व्यवस्था को बदलने के लिए, हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए, नशा बंद करने के लिए, अच्छे उद्योग देने के लिए, अच्छे रोजगार देने के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए, 24 घंटे बिजली पानी देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा देने के लिए। ये राइजिंग क्राइम ग्राफ और अनएम्प्लॉयमेंट को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं सर? बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो अपराध बढ़ता है। आज हरियाणा सरकार अपराध रोकने में सक्षम नहीं रही। हर रोज गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है और हरियाणा सरकार को इस फिरौती मांगने वाले गैंगकर को संरक्षण प्राप्त है, मैं ये कह सकता हूँ। अन्यथा इतनी खुलेआम गोलियां चलाना, इतनी खुलेआम संरक्षण का उनको मिलना, ये शो करता है कि हर रोज किसी न किसी शहर में गोली चल के फिरौती मांगी जाती है। ये सरकार की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो एक ये भी पॉल प्लैंक होगा आपका? सबसे बड़ा पॉइंट है, मैंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही अपराध बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही नशा बढ़ रहा है। अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती तो नए उद्योग नहीं लगते। सरकार अपनी वैकेंसी तो निकाल नहीं रही, नया उद्योग नहीं लग रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं मिल रही। ये एक साइकिल है, इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब सरकार की इच्छा शक्ति। अभी बीजेपी इसमें कॉम्पिटेंसी नहीं दिखा रही। ये थे सुशील गुप्ता जो हमें बता रहे थे कि अब की बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सोलो यानी अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया अलायंस गठबंधन हरियाणा में अब मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। पहले ये घोषणा हुई थी क्योंकि हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का गठबंधन देखा था, उसका हमें सीधा सीधा फायदा भी नजर आया था। हालांकि सुशील गुप्ता चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते क्राइम रेट को भी चुनावी मुद्दा बनाने की घोषणा आम आदमी पार्टी द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया आज अमृतसर कोर्ट में पेश हुए। मजीठिया को आज पटियाला कोर्ट में भी पेश होना था, लेकिन 2 जगहों पर पेशी के लिए एक ही तारीख होने के चलते वो आज अमृतसर में ही सिर्फ पेश हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने 17 अगस्त की तारीख की बात कही है अगली पेशी के लिए। इस दौरान मजीठिया ने अकाली दल में चल रही अंतर्कलह पर भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और मान सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ने सानू भी अकल का खाना दिता है ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ SIT ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, जिन्ने छोटे मोटे चैनल ने सब ने चलाया कि 18/7 अगली तारीख है, तो साडे SIT वाले किथे सुते सी। एक बार फिर से रेल हादसा हुआ है। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 3 AC समेत 6 बोगियां पटरी से उतरी हैं। इसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई है, 20 यात्री इसमें घायल हैं। ज्यादातर घायल यात्री AC कोच के ही बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद यात्री खिड़की के कांच तोड़कर बाहर कूद आए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। STRF की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा हुआ झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गुसाई डिहवा में। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है रेल है वो रीरेल हुई है गोंडा के पास, और यहाँ पर चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि
हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के अथॉरिटीज़ की तरफ लगा दिए गए हैं कि जो भी लोग यहाँ पे संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन कल रात को यहाँ से निकली थी और आज अनफॉर्चुनेटली इसके साथ हादसा हुआ है, तो डिरेलमेंट हुई है जिसके कारण जो है परेशानी है। और रेलवेज ने यहाँ पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ये इमरजेंसी नंबर्स लगाए हैं, ये एक हेल्प डेस्क बना दिया गया है जहाँ पे हेल्प डेस्क बना दिया गया। और मैं आपको दिखा दूं कि ये लिस्ट भी है जिसमें आपको बता दूं कि जो फर्स्ट एसी था उसका एक सेकंड एसी के एक कोच था, और उसके अलावा जो थर्ड एसी है उसके 4 कोच थे और स्लीपर के 11 कोचेस थे। और ये हेल्पलाइन डेस्क एक बना दिया गया है जहां पर पूरा चार्ट रखा गया है टिकट रिजर्वेशन के। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें 340 जो पैसेंजर्स थे वो एसी में थे और 880 जो पैसेंजर्स थे वो दूसरे नॉन एसी डिब्बों में ट्रैवल कर रहे थे। तो लगभग 1200 पैसेंजर थे लगभग जब चंडीगढ़ से ये ट्रेन कल रात को निकली है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। मोहाली एसटीएफ ने फरीदकोट जिले की पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिसकर्मी और उसकी महिला साथी को आधा किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिसकर्मी कुछ समय पहले ही बहाल हुआ था और फरीदकोट पुलिस लाइन में तैनात था। गिरफ्तार आरोपी का नाम है गुरप्रीत सिंह और महिला का नाम है नवकिरण कौर। पुलिस के मुताबिक महिला तस्कर पर भी आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इतना भारी मात्रा में ड्रग्स आया कहां से था और कहां पर इसकी सप्लाई होनी थी।